अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सरोश अहमद खान हूँ और मैं आज बना रहा हूँ वीडियो डायबिटीज़ और रमज़ान पर। जैसे आपको पता है कि रमज़ान जो है वो आ रहा है, कुछ ही दिनों में रमज़ान स्टार्ट होगा, यानी रोज़दारी की फास्टिंग स्टार्ट होगी। तो बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है उनके लिए कि वो कैसे रोज़दार रहें। तो मैंने सोचा मैं ये वीडियो बनाऊँ और इस वीडियो में मैं 5 चीज़ें बेसिकली टच करूँगा, उनके बारे में डिटेल में बताऊंगा। वो 5 चीज़ें जो हैं वो ये है कि कौन कौन लोग हैं डायबिटीज़ पेशेंट्स, कौन कौन है जो रोज़ा रख सकते हैं और कौन है जो रोज़ा नहीं रख सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, जो दवाइयाँ खा रहे हो आप, तो जो टैबलेट्स खा रहे हैं उन टैबलेट्स को क्या करना है और कैसे मॉडिफाई करना है रमज़ान में, और जो इंसुलिन कर रहे हैं उनको क्या करना है रमज़ान में, और रमज़ान में रोज़दारी की वजह से क्या रिस्क है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे शुगर कम होना, ज़्यादा होना, तो और क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको जो कैसे हमको समझ आएगी और उसको कैसे टैकल किया जाएगा। और पांचवी चीज़ जो मैं बताऊंगा वो ये मैं बताऊंगा कि हम कौन सी डाइट खाएं, क्या खाएं और एक्सरसाइज क्या करें। ये 5 चीज़ों पर मैं आज अपना वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आपको ये बताऊंगा कि वो कौन लोग हैं जो रोज़ा रख सकते हैं। जैसे जो भी डायबिटिक पेशेंट है वो रोज़ा रख सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, एक्सेप्ट जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, टाइप 1 डायबिटीज़ होता है और टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है वो लोग रोज़ा ना रखें तो बेहतर है। उनको 3-4 इंजेक्शन चल रहे हैं, रेगुलर इंसुलिन 3-3 बार 4 बार चल रहा है और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन रात को चल रहा है, तो ये इन लोगों को रिस्क है शुगर लो होने का और शुगर पूरा इरेटिक अनकंट्रोल या हाई हो जाने का। तो वो उनके लिए डेंजर है बेचारे, वो छोटे बच्चे हैं, यंग एडल्ट्स हैं जिनको ये टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो उनको वो लोग नहीं रखें तो बेहतर है। जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो लोग रोज़ा बेशक रखें। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया आपको कि जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो ज़्यादातर मोटे हैं। मोटापा तकरीबन देखा गया कि 90% टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स जो है वो मोटे हैं, मोटापा है उनको। तो वो लोगों के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है रोज़ा रखना सुबह से शाम तक। तो जो कुछ हैं उनमें से जो नहीं रख सकते हैं, वो कौन लोग हैं, जैसे इसलिए हमने उसको कैटेगराइज किया है, जब हमने बनाया है माइल्ड रिस्क वाले, मॉडरेट रिस्क वाले, हाई रिस्क वाले और वेरी हाई रिस्क वाले। जो माइल्ड रिस्क है वो पेशेंट्स हैं, जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, टाइप 2 की बात करें हम, वो पेशेंट है जिसको HbA1c जो है 3 महीने का जो शुगर टेस्ट है, हीमोग्लोबिन A1c जिसको बोलते हैं, वो 7 के करीब है या 7 से कम है। ये कोई मेटफॉर्मिन खा रहा है या कोई इनक्रेडिन खा रहा है, जैसे DPP4 इनहिबिटर्स जिसको हम बोलते हैं, टेनलिग्लिप्टिन है, सिटाग्लिप्टिन है, लिनाग्लिप्टिन है, ये दवाइयाँ खा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और आराम से ये रोज़ा रख सकता है। दूसरा ग्रुप है जिनको हम बोलते हैं मॉडरेट रिस्क वाले, वो पेशेंट है जो जिनका जो HbA1c है वो 7 से लेकर 8 तक है, वो ओके कंट्रोल में है, डाइट कंट्रोल नहीं है उनका लेकिन चलेगा कंट्रोल उनका। वो पेशेंट भी रोज़ा रख सकते हैं, वो लोग भी यही दवाइयाँ खा रहे हैं जो उनका मैंने जिक्र किया, और हो सकता है वो थोड़ा डोज इंसुलिन का भी कर रहे हैं, वो भी अच्छी तरह से रोज़ा रख सकते हैं। उनको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, यानी कोई बाकी बीमारियां उनको नहीं है, तो वो आराम से रोज़ा रख सकते हैं। जो हाई रिस्क कैटेगरी है वो पेशेंट है जिनका HbA1c जो है 3 महीने का शुगर जो है वो 8 से लेकर 10% तक है, यानी इनका कंट्रोल पुअर है, या उनका अगर शुगर देखा जाए फास्टिंग शुगर वो उनका 150 से लेकर 300 तक है। ये पेशेंट जो है इनका शुगर अनकंट्रोल्ड है, इसके इनको थोड़ी सी रेटिनोपैथी है या थोड़ी सा माइल्ड नेफ्रोपैथी है या बाकी प्रॉब्लम्स है इनको शुगर की वजह से, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है, या इनको कोई कोमॉर्बिडिटी भी है लेकिन वो माइल्ड ही है, या ये लोग एल्डरली हैं, 70-75 के ऊपर हैं, या ये अकेले रहते हैं। इनको अगर सपोर्ट मिले, इनको एक अच्छा केयर करने वाला लड़का या लड़की वो मिले, या इनके नर्स हो साथ में, या इनका अस्पताल नज़दीक हो, तो और इनको थोड़ा गाइडेंस प्रॉपर मिले, ये लोग भी रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन अंडर सर्टन कंडीशंस, यानी जो मैंने बताया आपको कि इनके लिए थोड़ा मुश्किल है। जो फिर तीसरा आता है हाई रिस्क कैटेगरी वाले, वो लोग जो हैं वो हैं जिनका शुगर पूरा अनकंट्रोल्ड है, उनका HbA1c जो है वो 10 से ज़्यादा है, 10% से ज़्यादा है HbA1c, उनका शुगर 300 मिलीग्राम से ज़्यादा है फास्टिंग शुगर, तो ये तो पूरे अनकंट्रोल्ड हुए। इनको तो पहले कंट्रोल करने की ज़रूरत है, फिर ये सोचेंगे रोज़दार रहने का, तो ये लोगों को रोज़दार रखना मना है। या ये वो पेशेंट है जिनको जो कोमॉर्बिडिटीज़ मैंने बताया, लिवर डिजीज़ है, रीनल फेलियर है, डायलिसिस पर हैं ये लोग, या हार्ट अटैक हुआ है रिसेंटली साल के अंदर अंदर, या वो पेशेंट है जिनको मल्टीपल हाइपोग्लाइसीमिक अटैक्स हुए, यानी शुगर बहुत लो हुआ है पिछले 6 महीने में, तो वो लोग जो हैं इनको तो शुगर पहले कंट्रोल ही नहीं है, तो इनको रिस्क ज़्यादा है, तो ये लोग अवॉइड करें रोज़ा रखना, तो उनके लिए बेहतर है।
और दो कैटेगरीज हैं जो मैं जिक्र करना चाहता हूं। एक है प्रेग्नेंट पेशेंट्स, ये हम डायबिटीज की बात कर रहे हैं। नॉर्मल प्रेग्नेंट पेशेंट्स रोजा रख सकती हैं, लेकिन वो प्रेग्नेंट पेशेंट जिनको शुगर है, उनको मल्टीपल इंजेक्शन चल रहे हैं, दिन में 3-3 बार इंजेक्शन चल रहा है, वो लोग हैं जो रोजा अवॉइड करें तो बेहतर है उनके लिए। और जो मजदूर पेशा हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं सुबह से शाम तक, आम मजदूर नहीं, वो तो रोजा रखेगा, लेकिन वो मजदूर जिसको शुगर है, वो मजदूर रोजा नहीं रखे तो बेहतर है, क्योंकि उसको दिन भर मजदूरी करनी है, उसका शुगर लो हो जाएगा, उसको चक्कर आएगा, वो गिर जाएगा, उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दो कैटेगरी के बारे में मैं बताना चाहता था। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं नेक्स्ट बात पे। वो ये है कि दवाई जो अगर कोई खा रहा है, टैबलेट्स खा रहा है, उसको क्या करना चाहिए। अब देखिए, जैसे कोई पेशेंट मेटफॉर्मिन खा रहा है, जो कॉमन दवाई होती है, बड़ी सी टिकी होती है सफ़ेद रंग की, वो 500 मिलीग्राम आती है, 850 मिलीग्राम आती है, 1000 मिलीग्राम से आती है। तो वो जो मेटफॉर्मिन खा रहा है इंसान सुबह और शाम सपोज खा रहा है, अगर इंस्टेंट रिलीज खा रहा है, नॉर्मल वाला खा रहा है, सस्टेन रिलीज नहीं खा रहा है, तो ठीक है, उसको आप सस्टेन रिलीज कर देंगे। और अगर वो 2 बार खा रहा है तो हम ये करेंगे कि सहरी के टाइम नहीं देंगे, उसको इफ्तार के टाइम सिर्फ देंगे। अगर वो मेटफॉर्मिन के साथ कोई सल्फोनाइल जैसे ग्लिम्प्राइड खा रहा है, तो उसमें भी हम कोशिश करेंगे ग्लिम्प्राइड का डोज हाफ कर देंगे। तो मेटफॉर्मिन सुबह देंगे, शाम को मेटफॉर्मिन और ग्लिम्प्राइड देंगे, या सुबह कुछ भी नहीं देंगे और शाम को हम ग्लिम्प्राइड और मेटफॉर्मिन देंगे। यानी इसका जब डबल डोज कर रहा था, जो एक ही खा रहा है, सपोज कोई खा रहा है सुबह एक टिक्की खा रहा है मेटफॉर्मिन और ग्लिम्प्राइड की, तो उसको क्या करेंगे हम, ये टिक्की जो है सुबह के टाइम के बदले हम इसको शाम को देंगे इफ्तार करने के बाद, ताकि उसका दिन भर शुगर लो ना हो। क्योंकि 15-16 घंटे का रोजा है, सुबह अगर सहरी पे आदमी स्ट्रॉन्ग दवाई खाएगा तो दिन भर शुगर लो होने का खतरा है, तो वो रिस्की है। और इसके अलावा वो कुछ दवाइयां हैं जिनको हम DPP-4 इनहिबिटर्स बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सीटाग्लिप्टिन है, टेनलिग्लिप्टिन है, लीनाग्लिप्टिन है, वो लोग कुछ लोग खा रहे होते हैं। तो वो दवाइयां सेफ है, वो शुगर को लो नहीं करती हैं, हाइपोग्लाइसीमिया का इंसिडेंस उसमें बहुत कम है। तो वो दवाइयां आप खा सकते हैं जैसे आप डोज खा रहे हैं। ग्लिम्पराइड या बाकी सल्फोनाइड यूरिया, मैंने जो बोला ग्लिमलकमाइड है, जैसे डायनिल आता है, वो डेंजरस है, वो तो टोटली बंद करना चाहिए रोजदारी में। वो सस्ती दवाई है, लेकिन उसमें शुगर लो होने का बहुत ज़्यादा खतरा है, तो इसलिए वो अवॉइड ही करो तो बेहतर है। उससे बेटर है ग्लिम्पराइड, और ग्लिम्पराइड से भी बेटर है ग्लिक्लाजाइड। ग्लिक्लाजाइड जो है वो बेस्ट है, उसका हाइपोग्लाइसीमिया का इंसिडेंस, यानी जो शुगर लो होने का खतरा है, वो सबसे कम है। तो ये मैंने बताया आपको डोज को क्या करोगे जो टैबलेट खा रहे हैं। कुछ टैबलेट्स हैं जैसे जो नई टैबलेट्स आई हैं, जैसे इनको आप बोलते हैं SGLT2 इनहिबिटर्स, उसमें आते हैं कैनाग्लिफ्लोजन है, एम्पाग्लिफ्लोजन है, डापाग्लिफ्लोजन है। ये दवाइयाँ अवॉइड करो तो बेहतर है, क्योंकि ये यूरिन आउटपुट ज़्यादा करते हैं, पेशाब इससे बहुत ज़्यादा आता है, डिहाइड्रेशन का ज़्यादा चांस है, थ्रोम्बोसिस का ज़्यादा चांस है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इसलिए ये दवाई जो है वो अवॉइड करो तो बेहतर है। उसके बाद आता है इंसुलिन। तो वो लोग जो इंसुलिन कर रहे हैं, उनको चाहिए इंसुलिन, अगर रेगुलर इंसुलिन कर रहे हैं, दिन में 3 बार कर रहे हैं, जैसे ब्रेकफास्ट के टाइम, लंच के टाइम और डिनर के टाइम, ह्यूमन इंसुलिन R या रेगुलर इंसुलिन R, तो वो इंसुलिन जो है आप अवॉइड कीजिए। आप कोशिश कीजिए रेगुलर इंसुलिन के बदले 2 डोज लेंगे हम 30-70 का, यानी जो प्री मिक्स्ड है, जिसमें पहले से ही लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन मिक्स्ड है, जैसे 30-70 करके आते हैं, ह्यूमन इंसुलिन 30-70 आता है, इंसुजन 30-70 आता है, ह्यूमन मिक्सटार 30 आता है, ऐसे ब्रांड्स आते हैं। ये इंसुलिन बेटर है रोजदारी के लिए, शुगर पेशेंट के लिए। तो ये सुबह और शाम करेंगे हम। इसमें भी टोटल डोज जो है हम कोशिश करेंगे इसको 1/3 कम करने का, यानी 2/3 डोज देंगे टोटल और 1/3 कम कर देंगे रोजदारी में। उसमें से भी 2/3 जो है, इस 2/3 जो कम किया हमने, जो अब इसका डोज रह गया, उसका 2/3 जो है वो हम शाम को देंगे। शाम को इफ्तार करने के बाद, खाना खाने के बाद, सहरी के टाइम 1/3 देंगे, कम डोज देंगे सुबह के टाइम, क्योंकि हम सहरी वैसे भी कम होती है, दिन भर फिर काम करना है, एक्टिव रहना है, तो इसलिए चाहिए हमको कि हम सुबह का डोज 1/3 करें और शाम का डोज इफ्तार करने के बाद 2/3 करें। इफ्तार करने के बाद मैंने 2 बार बोला, क्यों? क्योंकि अमूमन देखा गया है कि हम लोग नॉर्मली हम पेशेंट को बोलते हैं कि इंसुलिन पहले ही करो, खाने से पहले ही करो, 10-15 मिनट पहले करो। अब क्या है, आपने सुबह शाम को अपने सहरी इफ्तार किया, आपने एक खजूर खाया या थोड़ा सा पानी पी लिया, और नमाज का टाइम हो गया और आप नमाज के साथ लग गए, आपने इंसुलिन किया और आप चले गए नमाज के लिए। नमाज के लिए चले गए तो उसमें आपको टाइम लग गया मसलन, तो इतने में एक्शन स्टार्ट हो गया इंसुलिन का, और शुगर लो 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 होने का, पूरा दिन आपने फाका दिया है, तो शुगर लो होने का खतरा, आपको चक्कर आ सकता है, गिर सकते हो, बेहोश हो सकते हो। तो इसलिए रोजदारी में बेटर है आप इसको आफ्टर इफ्तार करो, यानी इफ्तार करने के बाद इंसुलिन करो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसके अलावा कुछ इंसुलिन हैं जैसे जिनको हम बोलते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, बेसलॉग आता है, ग्लार्जिन, लैंटस आता है,
डेग्लूडेग इंसुलिन आते हैं, ट्रेसिबा इंजेक्शन आते हैं। ये जो है ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, ये सेफ है। ये प्रेफर कीजिए शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन से, प्रेफर कीजिए लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ये भी आप सुबह और शाम कर सकते हैं, जो अगर लेंटस टाइप का है। और अगर ट्रेसिबा टाइप का है वो तो एक ही बार करो तो वो बहुत बेहतर है, उस इन रेगुलर इंसुलिन से बेहतर है। उनसे शुगर कम नहीं होगा, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा। तो दोस्तों ये मैं बता रहा था आपको इंसुलिन के बारे में। पेशेंट्स जो हैं वो विक्टोजा इंजेक्शन कर रहे हैं या वो ड्यूलाग्लूटाइड इंजेक्शन कर रहे हैं, या टूलिस्टी इसको बोलते हैं। विक्टोजा में लिराग्लूटाइड है और टूलिस्टी में ड्यूलाग्लूटाइड है। ये दोनों जो इंजेक्शन हैं ये GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं। इनका बेसिक एक्शन होता है कि ये भूख कम करते हैं, वजन कम करते हैं, उससे ये शुगर भी कम करते हैं। तो ये इंजेक्शन विक्टोजा दिन में एक बार किया जाता है, टूलिस्टी इंजेक्शन हफ्ते में एक बार किया जाता है। तो अगर आप में से कुछ लोग ये इंजेक्शन कर रहे हैं, ये चालू रखिए। सिर्फ ये ख्याल रखिए कि ये इंजेक्शन आप शाम को इफ्तार के बाद करेंगे। दूसरी बात, जो अपना इंसुलिन चल रहा है, अगर आपको साथ में इंसुलिन भी चल रहा है, उसका डोज मैंने बताया कम करने के लिए, और अगर टैबलेट्स कुछ चल रही है वो भी मैंने बताया कि डोज कैसे एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन ये 2 इंजेक्शन आप चालू रखिए। ये हाइपरग्लाइसीमिया है, ये क्या है? सो ये कॉम्प्लिकेशंस पर मैं आ गया। अब क्या 4 कॉम्प्लिकेशंस है जो कि रोजदारी में एक शुगर पेशेंट को हो सकती हैं। नंबर 1 हाइपोग्लाइसीमिया, सबसे डेंजरस चीज क्या है? वो शुगर लो हो जाना। उससे क्या मतलब है? शुगर 70 से कम हो गया। अगर 70 से कम हो गया, थरथराहट होगी, घबराहट हो गई, चक्कर आने लगे, पसीने छूटने लगे, हार्ट बहुत तेज उठने लगा, भूख लगी, सर में दर्द होगी, इंसान भी वीक हो गया और बेहोश हो सकता है। और अगर जल्दी से उसको खाना नहीं मिले या मीठी चीज कोई नहीं मिले तो बिल्कुल कोमा में जा सकता है। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया है, ये डेंजरस है। किसी भी पेशेंट को दिन में अगर शुगर 70 से कम हो जाए तो इमीडिएटली उसको रोजा तोड़ना है। और किसी भी पेशेंट को, शुगर की बात कर रहे हैं हम, रमजान की बात कर रहे हैं हम, किसी भी पेशेंट को 300 से ज्यादा अगर शुगर हो जाए दिन में कभी भी, तो उसको रोजा तोड़ना है। या जो ये सिम्टम्स मैंने बताया हाइपोग्लाइसीमिया के, कभी क्या होता है 70 से कम नहीं होता शुगर, लेकिन 100 ही होता है शुगर, लेकिन थरथराहट स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम पर भी आपको चाहिए कि रोजा तोड़ना, खासकर अगर ये शुगर लेवल्स 100, 110, 120 सुबह के टाइम में, यानी आपने सहरी की है और सुबह 9-10 बजे आपको शुगर, आपको लगा कि मेरा कम हो रहा है और आपने चेक किया 110, 120 है, अभी तो पूरा दिन बाकी है, तो शुगर शाम तक बहुत कम होने का खतरा है। तो इस टाइम पर आपको रोजा तोड़ना है, आपको शुगर की दवाइयाँ मॉडिफाई करनी है, डॉक्टर से बात करनी है, अपना इलाज मॉडिफाई करना है। अगर यही 110, 120 शाम के टाइम हो, से 5 बजे के करीब, 6 बजे के करीब, अभी 1-2 घंटे बाकी है रोजदारी में, तो आप टाइड ओवर कर सकते हो। तो जब तक इफ्तार होगा तब तक आप ये टाइड ओवर कर सकते हो पीरियड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इफ्तार के टाइम आप खाओगे तो शुगर फिर बूस्ट अप हो जाएगा, नॉर्मल पे आ जाएगा। तो ये आपको ख्याल रखना है इस हाइपोग्लाइसीमिया का। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन है वो है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया जैसे बताया, अगर 300 से ज्यादा होगा तो इमीडिएटली रोजदारी तोड़ दोगे और नॉर्मल पे आ जाओगे, और अपना जो शुगर का ट्रीटमेंट है उसको मॉडिफाई करोगे डॉक्टर की कंसल्टेशन से। तो शुगर अगर हाई होगा, हाइपरग्लाइसीमिया हाई शुगर जो है वो, उससे क्या होगा? उससे मुंह सूखेगा, उससे प्यास लगेगी ज़्यादा, उससे पेशाब बहुत आएंगे, तो वीकनेस लगेगी। इसका ये मतलब है कि हमारा जो शुगर है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वैसा अगर हो तो चाहिए कि रोजदार इंसान न रहे, पहले शुगर को अच्छी तरह से कंट्रोल करे। तो तीसरा जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये है डिहाइड्रेशन, तो पानी की कमी। जैसे रोजदार है आदमी, 15 घंटे का रोजा है और अपना काम कर रहा है, और दिन भर डिहाइड्रेशन हो गई, वीक हो गया, थकावट हो गई, बीपी लो हो जाएगा, चक्कर आएंगे, बेहोश हो सकता है, गिर सकता है, चक्कर आके गिर सकता है, हड्डी टूट सकती है, खासकर बुजुर्गों में। तो इसलिए ये डिहाइड्रेशन से बचने की जरूरत है। उससे उसको हम बोलते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन, यानी डिहाइड्रेट, बूढ़ा है, डिहाइड्रेट हो गया, खड़ा होता है तो चक्कर आता है, बैठता तो ठीक लगता है, तो पोस्चर से उसको हाइपोटेंशन हो जाता है, खड़ा होने से उसको चक्कर आता है। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना है, खासकर वो पेशेंट जिनको डायबिटिक्स चल रहे हैं, जिनको ब्लड प्रेशर की दवाई चल रही है, जिससे पानी पेशाब ज़्यादा आता है, वो लोग जो बुजुर्ग हैं बहुत, वो डायबिटिक पेशेंट जिनको ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी है, उससे भी उनको हाइपोटेंशन, पोस्चरल हाइपोटेंशन होता है। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना, आपको डिहाइड्रेट नहीं होना है, पानी काफ़ी पीना है। उसके लिए क्या करेंगे? शाम को हम इफ्तार के बाद काफ़ी पानी पिएंगे। इफ्तार से लेकर जब तक हम सोएंगे तब तक हम हर घंटे घंटे के बाद 1 गिलास पानी पिएंगे, और सुबह जब सहरी पे उठेंगे कम से कम 2 गिलास पानी पिएंगे। वो मैं आपको डाइट में बताऊंगा अभी आगे। तो ये हो गया। उसके अलावा चौथा जो कॉम्प्लिकेशन है इस हाई शुगर से, ये भी हो सकता है कि बहुत अगर हाई शुगर हो गया तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो सकता है, जिसमें आदमी बेहोश हो सकता है, मरने का भी खतरा है वो। लेकिन अमूमन टाइप 1 डायबिटीज वालों को होता है, और कुछ जो टाइप 2 डायबिटीज है, जो इंसुलिन रिक्वायरिंग है, जिनको इंसुलिन जरूरी चल रहा था, वो लोगों को भी
डायबिटिक कीटोसिस होने का खतरा, ऑल्दो रेयर है, कम होता है, लेकिन खतरा हो सकता है। और चौथा कॉम्प्लिकेशन जो मैं बता रहा था वो ये है कि थ्रोम्बोसिस, जो मैंने बोला कि खून मोटा हो जाता है और ब्लॉक हो सकती है, टांगों में, रगों में खून ब्लॉक हो सकता है। हालांकि ये साइड इफेक्ट हमने बहुत कम देखा है, बहुत ही कम देखा है। मुझे आज 30 साल हो गए डायबिटीज पेशेंट देखते हुए, मैंने ये एक पेशेंट भी देखा नहीं है रोजगारी में जिसको ये थ्रोम्बोसिस होता है। बाकी कॉम्प्लिकेशन हमने अक्सर देखे, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन नहीं देखी है। तो इसके बारे में आप फिलहाल भूल जाए तो बेहतर है, आप घबरा जाओगे इससे। ये हो गया। उसके बाद क्या रहता है? उसके बाद रहती है डाइट। डाइट में मैंने आपको बताया पानी आपको बहुत पीना है। शाम को जब आप इफ्तार करते हो, हम इफ्तार से स्टार्ट करेंगे, इफ्तार जब करते हो उस टाइम पर जैसे हम बबरी बोल पीते हैं, बेसल सीड जो होता है उसका पानी पीते हैं, उसमें दूध डालते हैं थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन उसमें चीनी मत डालिए, शक्कर मत डालिए। उसमें आप क्या डालेंगे? उसमें आप शुगर फ्री टैबलेट डालेंगे, वो ठीक रहेगा। और जूसेस टोटली अवॉइड करेंगे। पकोड़े, समोसे, तली हुई चीज़ें टोटली अवॉइड करेंगे। तो क्या खा सकते हैं? फ्रूट बाउल एक छोटा सा खा सकते हैं। फ्रूट में क्या क्या खा सकते हैं? तमाम फ्रूट खा सकते हैं, चाहे आप अमरूद हो, चाहे थोड़ा सा केला हो, चाहे पपीता हो, चाहे जो सीजनल फ्रूट है, आजकल चेरी होगा आगे, और आलू बुखारे आएंगे, आड़ू आएंगे। ये सब चीज़ें छोटे छोटे काट के एक फ्रूट बाउल जो बनाते हैं हम लोग, सैलड बनाते हैं फ्रूट का, वो हम खा सकते हैं। वो सेफ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ्तार पे आप 2 खजूर खा सकते हैं। खजूर का जो GI है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो काफ़ी कम है, यानी तकरीबन 45 से लेकर 50 तक है, 52 तक है। तो वो वैरी करता है टाइप किस्में जो है खजूर की, लेकिन अमूमन आप एवरेज रखिए 50 है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी ये काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू जो मीठी चीज़ें हैं। जैसे आलू का अगर आप देखोगे 75-80 तक हो जाता है, शुगर का तो 100 होता है, जो मीठा शुगर है, चीनी उसका 100 है, तो उससे आपको समझ आएगी। वो खजूर जो है इसका 50 है। तो आप खजूर 2 खजूर खा सकते हैं, इसमें फाइबर भी काफ़ी है, आयरन भी है और मिनरल्स भी है और उसमें ताकत भी है। तो खजूर आप 2 खा सकते हैं बेशक। और अगर कुछ लोग सहरी पे खाना चाहते हैं 2 खजूर, वो भी खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुगर वाले के लिए हम बात करें। उसके अलावा मैंने आपको बताया खाने में आप चावल खा सकते हैं, या रोटी खाना चाहते हैं रोटी खा सकते हैं। सब्जियों में तमाम सब्जियां खा सकते हैं आलू के बगैर। कोई भी सब्जी आप खा सकते हो आलू के बगैर, चाहे वो शलगम हो, चाहे वो मुंडी हो, चाहे वो कोई भी सब्जी हो, आप अच्छी तरह से सब्जियां खा सकते हो। कुछ लोग आपको बोलेंगे पालक मत खाओ, बिल्कुल नॉनसेंस है। कोई बोलेगा मुंडी मत खाओ, बिल्कुल नॉनसेंस है। कोई बोलेगा शलगम मत खाओ, टोटल नॉनसेंस है। सब्जियां आप तमाम खा सकते हो एक्सेप्ट आलू, बाकी तमाम सब्जी शौक से खाइए। इसी तरह दालें दालें बंद मत कीजिए। आप हफ्ते में कम से कम 2 बार तो दाल खा सकते हो, चाहे राजमा हो, चाहे चना हो, चाहे मूंग दाल हो, चाहे कोई भी दाल हो। मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनने सालों साल बेचारों ने कभी राजमा नहीं खाई थी, तो बहुत खुश हो गए जब मैंने बोला उनको राजमा खा सकते हो, इसमें फाइबर है, इसमें इसका GI बहुत कम है, यानी शुगर का इंडेक्स जो है ना बहुत कम है, तो आप आराम से दालें खाइए। तो हफ्ते में 2 बार दाल भी खा सकते हो। और जैसे मैं हमेशा अपने पेशेंट को रेकमेंड करता हूँ, मीट और चिकन का इस्तेमाल कम कीजिए। हफ्ते में 1 बार काफ़ी है, मीट या चिकन हफ्ते में 1 बार काफ़ी है। उसके अलावा शाम को आप खाने के साथ सैलड काट सकते हो। सब्जी का जो सलाद है, खीरे हैं, टमाटर है, गाजर है, मूली है, बंद गोभी है, ये चॉप करके उसमें नींबू छिड़क के ये खा सकते हो। ये हाई फाइबर डाइट है, इससे आपका वजन भी कम रहेगा, इससे आपको शुगर भी अच्छा कंट्रोल में रहेगा। उसके अलावा जूसेस मैंने आपको बताया टोटली आप अवॉइड करोगे। सहरी पे मैंने बताया आपको सहरी ज़रूरी खाया करो। सहरी खाना सुन्नत भी है और सहरी खाना शुगर पेशेंट के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि उसको दिन भर 15 घंटे फाका भी रहना है, तो बेहतर है सहरी आप अच्छी तरह से खाओगे ताकि आपको शुगर लो ना हो। तो दोस्तों मैं दूसरी बात बता रहा था कि हम जब रोज़दार रहते हैं तो हमको चाहिए हमारा दिन जो है वो अच्छी तरह से निकले और हम सोए नहीं। हम रात को सुबह उठ के सहरी पे खा के सहरी सो जाए और दिन भर सोते रहें और फिर लेट उठें और रिवर्स कर दें अपने टाइमिंग्स को खाने और सोने का। ये रोज़दारी नहीं है। रोज़दारी ये है कि आप सहरी पे खाते हो, नमाज पढ़ते हो, चलो 2 घंटे 3 घंटे सो गए, सुबह फिर उठे और दिन भर अपना जो काम रूटीन है वो अपना चालू रखा, ताकि आपको रोज़दारी में आपको भूख लगे, आपको प्यास लगे, आप कुछ एक्टिव रहो, तब आपको भूख का प्यास का एहसास हो। और जब आप एक्टिव रहोगे दिन भर तो वजन भी कम होगा। शुगर पेशेंट के लिए खास तौर पर फायदेमंद है कि उसका वजन रोजदारी में उतरे। अगर शुगर का पेशेंट का वजन 2 या 3 या 4 किलो उतरता है रोजदारी में, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप अगर प्री डायबिटिक थे, जो मैंने पिछले वीडियोस में बताया प्री डायबिटीज क्या होता है, यानी शुगर अभी आपको सिर्फ डाइट से कंट्रोल में है और आपको दवाई की जरूरत नहीं है, ये आपका नॉर्मल पे आ जाएगा। अगर आप मामूली तो दवाई खा रहे हो मेटफॉर्मिन वगैरह, तो आपको ये दवाई बंद हो जाएगी। आप 4 किलो अगर उतरेगा आपका रमजान में,
तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपका शुगर जो है ख़त्म हो गया, दवाई के बगैर शुगर आपका नॉर्मल आने लगा। ये तब होगा जब आप कुछ वजन उतारोगे, या अगर आप इंसुलिन कर रहे हैं, बहुत हैवी डोज इंसुलिन कर रहे हैं, इंसुलिन का डोज कम हो जाएगा। सो इसके बेनिफिट्स हैं, और ये बेनिफिट आप अगले 11 महीने भी चालू रखेंगे। ये लाइफस्टाइल जो अपना अच्छा वो आगे भी रखेंगे, कम खाना आगे के लिए भी रखेंगे। उसके अलावा वॉक के लिए मैं बता रहा था, एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा, वो ये है कि कम से कम आप सुबह 10 बजे के करीब, 11 बजे के करीब आप 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए वॉक कर सकते हैं। उसके अलावा 4 बजे असर के नमाज के बाद के करीब उस टाइम पर 10-15 मिनट के लिए और वॉक कर सकते हैं। और उसके अलावा जो शाम को हम नमाज पढ़ते हैं, खासकर तरावी की नमाज, वो लंबी होती है, आधे घंटे से ज़्यादा लग जाता है उसमें, वो एक्सरसाइज मानी जाती है हमारे लिए। तो वो इतनी एक्सरसाइज हमारे लिए 24 घंटे में काफ़ी है। दोस्तों ये मैंने बनाया है, ये 10 पॉइंट प्री रमज़ान प्रोग्राम जो है ये मैंने बनाया है, और ये मैं चाहता हूँ ये आप अच्छी तरह से देखें। ये आपकी स्क्रीन पर अभी आप देख सकते हो, ये 10 पॉइंट प्रोग्राम। ये वाला जो प्रोग्राम मैंने बनाया है, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है। वो यही है कि रमज़ान से पहले आपको चाहिए डॉक्टर से मिलना, और अब तो लेट हो गया, लेकिन अगली बार आप ख्याल रखिए जब आप रोज़दार रहोगे इंशाल्लाह, तो उस टाइम पर आप पहले ही अपने डॉक्टर से मिलोगे, उससे मशवरा करोगे, अपना शुगर बताओगे उसको क्या है, कैसे रोज़दार रहोगे, दवाई का क्या करोगे। मैंने तो सारी गाइडेंस दी है इस वीडियो, लेकिन फिर भी डॉक्टर से मशवरा करोगे आगे, और अपने डॉक्टर से। और ये एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है। रोज़दार जब रहोगे तो आपका वजन भी कम होगा, आपके शुगर्स भी फ्लक्चुएट होंगे वगैरह, तो डाइट भी आपने मॉडिफाई की है, आपने दवाइयाँ भी मॉडिफाई की होगी। तो उस टाइम पर आपको हर 10 दिन के बाद डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अपने शुगर जो आपने किए हैं वो आप दिखाओगे उसको, और वो हो सकता है और डाइट को मॉडिफाई करेगा या और आपके ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करेगा। सो ये डायनेमिक प्रोसेस है। ये आपको शायद कोई बोलेगा नहीं कि ये डायनेमिक प्रोसेस है, ये वन टाइम एडवाइस नहीं है कि मैंने वन टाइम एडवाइस दे दी किसी को और वही आपको पूरा महीना करना है, वैसा रमज़ान में नहीं। तो मैं जैसे बता रहा था, ये डायनेमिक प्रोसेस है, ये इवैल्यूएशन, री इवैल्यूएशन की इसको ज़रूरत है। और एक पॉइंट में जो बोलना चाहता हूँ वो ये कि ये एक मौका है रमज़ान से पहले, जस्ट रमज़ान से पहले से हफ्ता 10 दिन पहले, आप अगर आपने नहीं लाया है ग्लूकोमीटर, तो आपको ग्लूकोमीटर लाने की ज़रूरत है। ग्लूकोमीटर लाने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि कैसे शुगर किया जाता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए रमज़ान में। जब आपका शुगर, आपको लगा चक्कर आने लगा, तो मैं चाहता हूँ चेक करना मेरे को शुगर लो तो नहीं हो गया, या मेरा मुंह बहुत सूख रहा है, पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मुझे मेरा शुगर तो नहीं हाई हो गया, तो ये आपको उस टाइम पर काम आएगा ग्लूकोमीटर। वैसे भी ग्लूकोमीटर का यूज़ रमज़ान में ज़रूरी है। कहाँ कहाँ? 2 तरीके हैं। एक, जो दिन भर आप शुगर करोगे, ये आपको दिखाएगा कि आपको शुगर का लो होने का रिस्क तो नहीं बढ़ गया है। जैसे आपने सुबह सहरी के बाद किया, 10 बजे के करीब, 9 बजे के करीब किया, अगर शुगर लो है जैसे मैंने बताया था, तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया का यानी शुगर लो होने का खतरा है। या आपने दिन भर कभी कभी किया तो वहाँ भी, या आपने इवनिंग में इफ्तार से पहले किया, अगर ये 3 रीडिंग्स कम आ रही हैं तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर कम होने का खतरा है, रिस्क है ज़्यादा। या अगर बहुत ज़्यादा मुंह सूख रहा है तो शुगर हाई है, वो भी कंट्रोल की बात है कि कंट्रोल आपका सही नहीं है। और जो फिर सहरी से लेकर सुबह की बात है, इफ्तार तक की बात है, वो आपको कंट्रोल दिखाएगा कि आपका कंट्रोल सही है कि नहीं है। रिस्क की बात नहीं है, अब हम कंट्रोल की बात करें। ऐसा तो नहीं है कि इफ्तार के बाद आपका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इफ्तार के बाद 2 घंटे के बाद शुगर कीजिए, सोने से पहले शुगर कीजिए, और सहरी खाने से पहले सुबह शुगर का टेस्ट कीजिए। अगर ये बहुत ज़्यादा है तो उस दिन आप रोज़ा अवॉइड कर सकते हो, अपना पहले डाइट और ड्रग्स और इंसुलिन वगैरह दवाइयाँ मॉडिफाई कर सकते हो, फिर रोज़ा रख सकते हो। तो ये चीज़ें, ये शुगर, इसको जब हम बोलते हैं सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, SMBG, ये SMBG आपको करना चाहिए, और एक डायरी रख के उस पर ये सारे शुगर के रीडिंग्स लिख के मेंटेन करनी चाहिए वो डायरी, ताकि आपको अपना भी पता चले कि मैं कितना कंट्रोल में हूँ, कितने कंट्रोल से बाहर हूँ। एक बात। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ इस प्री रमज़ान काउंसलिंग के बारे में, वो ये कि आपके जो अटेंडेंट्स हैं, जो आपके भाई बहन है, बीवी है, घर वाले हैं, बच्चे हैं, इन लोगों को पता होना चाहिए कि शुगर अगर लो होता है तो क्या होता है, क्या सिम्टम्स है, और अगर हाई होता है तो क्या सिम्टम्स है। इस वीडियो में मैंने आपको बता दी बातें। ये आपके अटेंडेंट्स भी ये वीडियो देखने चाहिए, क्लोज अटेंडेंस, ताकि उनको ये पता चले कि हमारे जो पेशेंट है, हमारे जो भाई है, या मेरा हस्बैंड है, मेरी बीवी है, मेरा फादर है या मदर है, इसको अगर ये बेचारा वीक हो रहा है, कम चक्कर आ रहे हैं, इसको तो नहीं शुगर लो हो रहा है, तो इमीडिएटली वो आपको हेल्प कर सकता है। जब उसको पता ही नहीं है इन सिम्टम्स के बारे में, वो समझेगा ये चक्कर है, जा सो जा तू कमरे में, उसको पता ही नहीं इसको शुगर लो हो रहा है। सोते सोते इंसान खुदा बचाए नींद में ही मर सकता है, लो अगर शुगर हो जाए। तो अटेंडेंट्स को इन्फॉर्म करना, अवेयर करना बहुत ज़रूरी है एक शुगर पेशेंट के लिए। दोस्तों और एक चीज़ मैं जो बोलना चाहता हूँ वो ये है कि जो ही रमज़ान ख़त्म होगा तो ईद आएगी, उस टाइम पर मेहरबानी करके खाने पर टूट मत पड़िए।
जो आपने एक महीना सीखा है रमज़ान में रोज़ा रखना, फाका रखना और कंट्रोल रखना, उस कंट्रोल को ईद के दिन भी दिखाइए, दूसरे ईद के दिन भी दिखाइए, तीसरे ईद के दिन भी दिखाइए। अमूमन हमने ये देखा है कि रमज़ान के टाइम शुगर कंट्रोल होता है पेशेंट का, और जो ही ईद आती है सारा दरम बरम हो जाता है और शुगर्स बहुत हाई हो जाते हैं। तो वो एक क्राइसिस पीरियड होता है। आपको अगर पता है कि मैं वही परहेज कर रहा हूँ, वैसे ही डाइट रिस्ट्रिक्शन कर रहा हूँ, वैसे अपना काम कर रहा हूँ, तो आप यही जो रिजीम थी, जो आपकी डाइट, जो शुगर की दवाइयाँ कम की थी आपने, वही रिजीम आप रमज़ान के बाद ईद के टाइम भी वही चालू रख सकते हैं, बशर्ते कि आपने वही डाइट वैसी रखी और वैसे ही आपने परहेज किया। लेकिन अगर आपको पता नहीं मैंने परहेज नहीं करना, मैं बहुत खाऊंगा वगैरह, तो आपको जो प्री रमज़ान जो आपका शुगर का दवाइयाँ चल रही थी उस पर आप शिफ्ट करोगे। अदरवाइज आपने शिफ्ट नहीं किया तो आपके शुगर्स बहुत हाई हो जाएंगे और आपको हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर हाई होने का फिर खतरा है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस है। तो आप दोनों चीज़ों बैलेंस कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जैसे मैंने समझाया आपको, बेहतर भलाई इसी में है कि आप परहेज आगे भी चालू रखें और खाने पर टूट ना पड़े। देखिए कैसे खाते हैं लोग, कितना हैवी खाना खाते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे मेरे वीडियोस के बारे में। और इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगले वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस टाइम, बाय।